नमस्कार। आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा और मैं अमित शर्मा। हम सभी जानते हैं कि हिमाचल एक फल एवं सब्जी उत्पादक राज्य के रूप में देश भर में प्रसिद्ध है। अतः यहाँ फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं हैं, जो भविष्य में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराती है। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया भर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें हमें इतनी बड़ी आबादी को पोषित करने के लिए भोजन की पर्याप्त पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है। तो फल और सब्जियां जो है हमारी प्रचुर मात्रा में उनके अंदर पोषक तत्व होते हैं, इसलिए हमें उनको सभी जनसंख्या को उपलब्ध कराने के लिए हमें उनकी आवश्यकता है। तो इसके लिए जब हम देखते हैं कि हम हार्वेस्ट करते हैं किसी क्रॉप को, तो हमारा 30 to 40% लॉस हो जाता है, जिस वजह से हमें उनकी संरक्षण की और उनके प्रसंस्करण की आवश्यकता पड़ती है। तो आज का हमारा विषय इसी के ऊपर है, जिसमें हम चर्चा करेंगे फलों और सब्जियों की कटाई के उपरांत प्रसंस्करण का महत्व के बारे में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नरदेव कुमार ठाकुर जी, जो फ्रूट साइंटिस्ट हैं नवबहार शिमला उद्यान विभाग में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दूरदर्शन हिमाचल के सभी दर्शकों को तथा अमित शर्मा जी और मैडम डिम्पल शर्मा जी को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। जी डॉक्टर नरदेव, जिस तरह से आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कि किस तरह से फल और सब्जियों की कटाई के बाद उसका प्रसंस्करण किया जाता है, तो सबसे पहले शुरुआत इस बात से करना चाहेंगी कि आखिर हिमाचल और भारत में इस समय फलों और सब्जियों की पैदावार की स्थिति क्या है? जहाँ तक फलों और सब्जियों की पैदावार की स्थिति का सवाल है, अगर हम भारतवर्ष के संदर्भ में बात करें तो भारतवर्ष दुनिया के जितने भी देश हैं, चाइना के बाद भारतवर्ष, चाहे सब्जियों की उत्पादन की बात हो चाहे फलों के उत्पादन की बात हो, चाइना के बाद भारत का दूसरा जो पोजीशन है वो आती है। जहाँ तक भारतवर्ष के फल पैदावार की बात है तो भारतवर्ष में लगभग 1072 लाख मीट्रिक टन फलों का उत्पादन होता है। और अगर हम सब्जियों की बात करें तो भारतवर्ष में 2,48 लाख मीट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन होता है। अगर हम फलों की बात अगर हम हिमाचल के संदर्भ में बात करें तो हिमाचल में जहाँ तक फलों के उत्पादन की बात है तो हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्रकार के फल जो हैं उनका जो उत्पादन है वो 7.97 लाख मीट्रिक टन होता है। और अगर हम हिमाचल में ही विभिन्न प्रकार की सब्जियों की बात करें तो ये लगभग 18.75 लाख मीट्रिक टन सब्जियां और फल हम पैदा करते हैं हिमाचल प्रदेश में। जी सर, जैसे हमने उत्पादन की बात की, फलों और सब्जियों का उत्पादन है जो भी है, तो इसमें सर हम देखते हैं कि हार्वेस्ट के बाद जब हम उसका उत्पादन ले लेते हैं उसके बाद कुछ नुकसान होते हैं, उसके कुछ लॉसेस होते हैं और उसको हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं सर। तो उसके लिए हम प्रसंस्करण की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो प्रसंस्करण के लिए सर कैसे किया जाता है और इसकी क्या क्या विधियाँ हैं, इसके ऊपर अगर आप प्रकाश डालें तो हमारे दर्शकों के लिए। जहाँ तक प्रसंस्करण की बात है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम भारतवर्ष की बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात करें, जितने फल और सब्जी हम पैदा करते हैं उसका 25 से 40% तक जो फल और सब्जियां हैं वो पैदा करने के बाद व्यर्थ चले जाते हैं, जिनको हम कंज्यूमर तक पहुँचा नहीं पाते, चाहे वो फ्रेश फॉर्म में हो चाहे प्रोसेस्ड फॉर्म में हो। तो उससे अगर हम देखें तो एसोचेम जो है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, उनकी 2013 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। तो उसमें बताया गया था कि 2011-12 में पूरे भारतवर्ष में 2,13,000 करोड़ रुपए की सब्जियों को हमने सब्जियों और फलों को पैदा करने के बाद बर्बाद, ये सब्जी इतनी मात्रा में, इतने जो मूल्य की सब्जियां फल जो है वो बर्बाद हो गए। और ये लगातार जो परिदृश्य है ये बढ़ रहा है। हर साल उसकी वैल्यू देखें, हम कीमत देखें, जो सब्जियां और फल हम पैदा करने के बाद हमारे एक अच्छा सस्योत्तर प्रबंधन ना होने की वजह से या प्रसंस्करण ना होने की वजह से हर साल जो है हमारे जो फल और सब्जियां पैदा हो रहे हैं उनकी कीमत नुकसान जो है वो हर साल बढ़ रहा है। तो अगर हम हिमाचल के संदर्भ में बात करें तो हिमाचल में भी स्थिति ऐसी है। 25 से 40% तक फल उत्पादन और सब्जियां उत्पादन जो हम कर रहे हैं वो व्यर्थ चला जाता है। और अगर हम हिमाचल में प्रदेश में देखें तो अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष का जो सकल घरेलू उत्पाद है
वो लगभग 237 लाख करोड़ रुपए है। जी। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो है 1,73,200 करोड़ रुपया सालाना। जी। और भारतवर्ष का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें हिमाचल प्रदेश का जो योगदान है वो लगभग 0.7% है। और अगर हम इसको कीमत के हिसाब से देखें तो हिमाचल प्रदेश का जो 1,73,200 लाख करोड़ रुपए का जो सकल घरेलू उत्पाद है हिमाचल प्रदेश का, उसमें कृषि जो क्षेत्र है, बागवानी भी उसी में आता है, तो 14% जो योगदान है वो कृषि क्षेत्र का है। तो लगभग 14%, 1,73,200 का लगभग 24,000 करोड़ रुपया जो है वो कृषि और बागवानी से हमारे प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान रहता है। अगर हम बागवानी की बात करें तो उसमें मुख्यतः जितने भी हमारे फल हम पैदा करते हैं उसमें 80% जो योगदान है वो सेब का है। तो जो सेब की जो हमारे योगदान है हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में या स्टेट जीडीपी में वो लगभग 16-18% है। हर साल हम लगभग 5 या 6 हज़ार करोड़ रुपए का सेब उत्पादन करते हैं। जी। ये तो प्रत्यक्ष रूप से हिमाचल प्रदेश के जीडीपी का हिस्सा है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं या एंसिलरी सर्विसेज हैं जो फर्दर हिमाचल प्रदेश के जीडीपी में अपना योगदान करते हैं। तो अगर हम सब फलों और सब्जियों का कम से कम वेस्टेज भी मान लें, जो हम कहते हैं कि 25 से 40% है, बहुत सारी स्टडीज़ इस पे हुई हैं जी। और हर स्टडीज़ में ये है कि 25 से 40% हम फल और सब्जियों को पैदा करने के बाद उसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो अगर हम उसको देखें, अगर हम फलों और सब्जियों की जो योगदान है हमारे प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में, उसको अगर हम देखें तो लगभग हम 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का फल और सब्जियां हर साल पैदा करने के बाद बर्बाद करते हैं। जी। अगर हम उस चीज़ को जो हम ये पैदा करने के बाद, फल और सब्जियां पैदा करने के बाद जो वेस्ट चली जाती हैं या बर्बाद हो जाती हैं, बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है फलों और सब्जियों का, जिसमें चाहे सीए स्टोर्स हो, कोल्ड स्टोर्स हो, प्री कूल चैम्बर्स हो, प्री कूल चेन्स हो, या फिर प्रॉपर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो या प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें अभी बहुत सुधार लाने की ज़रूरत है। सर, हम यही प्रबंधन की तकनीकों के बारे में ही जानना चाह रहे थे कि किस किस तरह से हम इसका प्रसंस्करण करते हैं विभिन्न फलों का या फसलों का, जिसमें आप उदाहरण दे सकते हैं किसी के कि किस तरह से हम उसका प्रसंस्करण कर रहे हैं। जी। जहाँ तक हम फलों की कटाई या तुड़ाई के बाद के प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि हमने फल और सब्जियों को उनकी कटाई, तुड़ान या हार्वेस्ट कर लिया, तो उसके बाद एक तो उसको कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक उसी शेप में पहुंचाना। तो उसमें हमारा आएगा कि हमने पहले फलों और सब्जियों को प्री कूल करना है और उसमें से फील्ड हीट को रिमूव करना है। फील्ड हीट, अगर आप मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि फील्ड हीट का मतलब है कि सपोज करिए हम एप्पल की बात करते हैं जी। तो एप्पल को अगर हमने सीए स्टोर में डालना है, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में डालना है या कोल्ड स्टोरेज में डालना है, रखना है, ताकि उसकी जो आयु है वो लंबी हो सेब की, तो उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका भंडारण करेंगे। लेकिन जब हम सेब को तोड़ते हैं या हमारे किसान बागवान सेब को तोड़ते हैं पेड़ों से, सेब के बगीचे में, तो उस दौरान आप देखें तो जो फलों का तापमान होगा वो लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होगा। तो जो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है फलों के तोड़ने के समय, उसको हमने, और स्टोरेज का जो भंडारण का जो तापमान होना चाहिए वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तापमान के जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं फील्ड हीट। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके लिए एक हम और टर्म है, उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट। जी सर। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब हुआ कि हमने सपोज, जैसे मैंने आपको सेब का एग्जांपल दिया, अगर हम उसको 30 डिग्री सेल्सियस पे ही रखेंगे किसी जगह पे, और कुछ सेब हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, तो उसमें कितना हो गया, 10 और 20 और 30 टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना, उसको Q10 बोलते हैं। मतलब कि अगर किसी
कमोडिटी के किसी फसल के तापमान को हमने 30 से 20 डिग्री कर दिया तो उसमें जो भी चेंजेस होंगी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस, वो आधी से भी कम रह जाएंगी। जी। मैंने आपको कहा कि अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस पे सेब को अगर रखें जी, उसको हम कोल्ड स्टोरेज में ना डालें और वो अगर 1 महीना रह सकता है, और उसी सेब को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आएँ भंडारण तो 30 से 20 Q10 टेम्परेचर कोफिशिएंट Q10 जिसको हम बोलते हैं, तो अगर 30 से 20 पे रखेंगे तो उसकी जो लाइफ होगी वो 1 महीने से 2 महीने हो जाएगी, जी, या 2.5 महीने हो जाएगी। लाइफ का बिल्कुल 2 महीने हो जाएगी। अगर उसको हम 20 से 10 पे रखेंगे तो और लगभग उतनी बढ़ जाएगी, तो 0 पे लाएंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जी डॉक्टर नरदेव, अब आपसे जानना चाहेंगे कि हिडन हार्वेस्ट जो है उसके बारे में हम काफ़ी कुछ सुनते हैं, इसका क्या महत्व रहता है एक बागवान के लिए, एक उत्पादक के लिए, किस तरह से ये महत्वपूर्ण रहता है? मैडम, हिडन हार्वेस्ट से पहले बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो कृषि और कृषि की जो अनुसंधान का जो एक बॉडी है जिसको रेगुलेट करती है, उसको हम कहते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इनका एक 2050 का एक विजन डॉक्यूमेंट है। उसका जो मुख्य उद्देश्य है या जो गोल है वो है कि टू प्रोड्यूस मोर फॉर मोर फ्रॉम लेस, मीन्स कि कम एरिया में ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा पैदावार करना। लेकिन अगर हम पैदावार को बढ़ाने के बारे में यही सोचें, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जियाँ, चाहे दूसरी फसलें हो, कोई भी फसलें हो, लेकिन उनको कैसे हमने परिरक्षित करना है, कैसे उनको जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैदावार कर रहे हैं किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी फसल की, वो कैसे हमारे कंज्यूमर तक पहुँचे, उसके बारे में हम ना सोचें तो पैदावार बढ़ाने का कोई ज़्यादा मकसद नहीं रहता। तो जैसे मैडम ने कहा कि डिम्पल मैडम ने कहा कि हिडन हार्वेस्ट क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया, चाहे भारत के संदर्भ में बात करें आप, चाहे हिमाचल के संदर्भ में बात करें, 25 से 40% जो हम उत्पाद करते हैं विभिन्न फलों और सब्जियों का, वो उसको हम कंज्यूमर तक पहुंचा नहीं पाते। तो जो पैदा करने के बाद, जैसे सपोज करिए हम 26 लाख मीट्रिक टन फल और सब्जियां हिमाचल में पैदा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 25% भी माने कि वो हमारे व्यर्थ में चली जाती हैं, तो लगभग 6.5 लाख मीट्रिक टन हम सब्जियां और फल, विभिन्न सब्जियां और विभिन्न फल पैदा करने के बाद बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस आ गया, हमारी इफेक्टिव जो प्रोडक्शन रही वो कितनी रही, 26 से अगर आप 6.5 लाख मीट्रिक टन कम कर दें तो लगभग 18 लाख मीट्रिक टन के आसपास रहेगी। तो जो हमने पैदा की, हमने 26 लाख मीट्रिक टन, लेकिन हम कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक पहुंचा पाए 18 लाख के मीट्रिक टन के आसपास। तो जो 6.5 लाख मीट्रिक टन जो पैदावार का गैप पड़ा, उसको हम कहते हैं हिडन हार्वेस्ट। उसको हम पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसको हम जो हमारा सबसे लास्ट में जो खड़ा हुआ कंज्यूमर है, वो उसको कम मात्रा में उसको तक हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं उसको, क्योंकि वो बीच में वेस्ट हो रहा है। वो राइट, मतलब हमारे फील्ड से लेकर के जब हम हार्वेस्ट करते हैं, वहाँ से लेकर के हमारे किचन तक वो चीज़ व्यर्थ में चली जा रही है। तो इस प्रोड्यूस को हम जो हम पैदा करने के बाद बर्बाद कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं हिडन हार्वेस्ट। कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं फलों एवं सब्जियों की कटाई के बाद उनके प्रसंस्करण के महत्व पे। और डॉक्टर नरदेव से हम जान रहे थे हिडन हार्वेस्ट के बारे में कि किस तरह से वो महत्वपूर्ण रहती है बागवानों के लिए और कृषकों के लिए। जी डॉक्टर नरदेव। तो जैसे हम बात कर रहे थे मैडम कि हिडन हार्वेस्ट क्या होता है। हिडन हार्वेस्ट सिंपली जो हम पैदा कर रहे हैं और जो हम कंज्यूमर तक अल्टीमेटली पहुंचा रहे हैं, जो गैप है वो हम हिडन हार्वेस्ट, उसको हम हिडन हार्वेस्ट कहते हैं। अगर आप इसको गहनता से सोचें, समझें, तो हिडन हार्वेस्ट जो जितनी क्वांटिटी वेस्ट कर रहे हैं पैदा करने के बाद, फल हो, सब्जी हो, कोई भी दूसरी कमोडिटी हो, कोई भी क्रॉप हो, तो उसको पैदा करने के लिए हमारे कितने संसाधन उपयोग में लाए गए होंगे। पानी की बात है, खाद की बात है, उनको फसलों को
कीट और बीमारियों से बचाने के लिए जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसकी बात है, उस पर सब सारा खर्चा हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली हम इतने संसाधन का उपयोग करके पैदावार को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको हम बचा नहीं पा रहे हैं या अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये हिडन हार्वेस्ट की बात थी। और जहाँ तक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी वेरी करते हैं। ये वेरी करते हैं क्रॉप, सीजन और रीजन पे। अब सपोज करिए स्ट्रॉबेरी फल है एक, वो हाईली पेरिसेबल फल है, जल्दी खराब होने वाला फल है। और उसी तरह हमारे नट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स में जो भी आ गए, नट्स आ गए या फिर आलमंड वगैरह आ गया, वालनट आ गया, पिकन नट आ गया, हेज़लनट, बहुत तरह के नट्स हैं। वो उनकी पेरिसेबिलिटी इतनी, वो जल्दी खराब होने वाले फसलें नहीं है। तो मैं आपको कह रहा था कि जो हमारे लॉसेज हैं वो डिपेंड करते हैं क्रॉप पे, रीजन पे और सीजन पे। क्रॉप तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी क्रॉप है। स्ट्रॉबेरी सबसे ज़्यादा जल्दी खराब होने वाली फसल है। उसके बाद कुछ ऐसी फसलें हैं जो कुछ लंबे समय तक हम उनको रख सकते हैं। कीवी है आपका, उसको हम कुछ देर के लिए रख सकते हैं। एप्पल है, उसको हम काफ़ी देर के लिए रख सकते हैं। हमारे नट्स हैं या स्टोन फ्रूट्स हैं, उनको हम नट्स हैं, उनको हम काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। और दूसरी बात आती है रीजन में। सपोज करें एग्जाम्पल के लिए हम टमाटर पैदा कर रहे हैं, एक टमाटर हम डिस्ट्रिक्ट शिमला में पैदा कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पैदा कर रहे हैं, वही टमाटर हम कहाँ पैदा कर रहे हैं, पंजाब में या महाराष्ट्र में पैदा कर रहे हैं। तो हमारा जो हिमाचल का जो ऊपरी क्षेत्र है जहाँ हम टमाटर पैदा कर रहे हैं, उसी समय पे अगर हम महाराष्ट्र में टमाटर पैदा कर रहे हैं या कर्नाटक में पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में बहुत सारा टमाटर पैदा होता है, तो हम जो टमाटर जिला शिमला में या किन्नौर में हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में पैदा कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना रीजन, वहाँ पे जो लॉसेज होंगे कम होंगे। क्यों? मैंने आपको पहले बताया कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा एक रोल रहता है लॉसेस पे। अगर हम महाराष्ट्र में पैदा कर रहे हैं, महाराष्ट्र के टमाटर को अगर हम 5-6 दिन तक कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचाएंगे तो खराब हो जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी क्षेत्र हैं जहाँ पे अगर हम टमाटर कोई फसल उगा रहे हैं, उसको अगर प्लेन्स में 7-8 दिन के अंदर कंज्यूमर तक पहुंचाना पड़ेगा, उसको हम महीने में भी कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। वहाँ सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है तापमान, टेम्परेचर। और जहाँ तक बात है सीजन की, एक टमाटर आप हिमाचल की बात कर लें, हम एक टमाटर हम आजकल सर्दी में पैदा कर रहे हैं और वही टमाटर हम बरसात में पैदा कर रहे हैं। तो बरसात में क्या होता है कि टेम्परेचर भी अच्छा होता है, कंजीनियल होता है, जो हमारे माइक्रोज होते हैं, पैथोलॉजिकल जो डिजीज कॉज करते हैं। इवन बरसात में और गर्मियों में जब तापमान ज़्यादा होता है और आर्द्रता जो नमी होती है ज़्यादा होती है, तो उस टाइम आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कीट आपको मिलेंगे। तो उस टाइम जो कीट हैं वही फसल को नुकसान करते हैं और बीमारियों के लिए कंजीनियल वातावरण मिलता है। टेम्परेचर हो चाहे ह्यूमिडिटी हो, तो उसकी वजह से ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं। लेकिन अगर हम सर्दियों में पैदा करेंगे तो उसमें वो समस्याएं कम रहेंगी। और आजकल तापमान कम होने की वजह से क्रॉप की जो सेल्फ लाइफ होगी वो ज़्यादा होगी। सेल्फ लाइफ मीन्स जो ज़्यादा देर तक हम उसको रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, ये आपने बात की आप प्रसंस्करण की, खाद्य पदार्थों की, जिसमें कि फल और सब्जियों की बात की। उसमें हम ये स्वरोजगार की संभावनाएं देखते हैं, तो हिमाचल में कैसे देखेंगे हम और किस तरह से, क्या ये महिलाओं तक भी जा सकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव होगा या किस तरह से हम कर सकते हैं स्वरोजगार के, क्या अवसर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो प्रसंस्करण से पहले तो मैं आपको कहूँगा कि बागवानी अपने आप में एक बहुत बढ़िया रोजगार का साधन है। और हिमाचल जैसे राज्य में हिमाचल हो चाहे हमारा जम्मू कश्मीर हो चाहे उत्तराखंड हो, ये हमारे उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, इनका जो वातावरण है, जो चाहे वो क्लाइमेट ले लें आप, चाहे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ले लें, और चाहे आप टोपोग्राफी या जियोग्राफी ले लें, बागवानी के लिए बहुत प्लेन एरिया से बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ का जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेट है या लैंड की टोपोग्राफी है या जियोग्राफी है हमारी, वो हमारे बागवानी के लिए एक बहुत बढ़िया एक वरदान है। और यहाँ पे हम कई तरह के फल उगा सकते हैं। तो पहले तो हम प्रसंस्करण से पहले तो हम ये कहेंगे कि बागवानी यहाँ पे एक स्वरोजगार का बहुत बढ़िया जरिया बन सकता है हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स को। जी। पर डॉक्टर साहब प्रसंस्करण पे बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप प्रसंस्करण की बात करेंगे तो बहुत बढ़िया स्कोप है जी, बहुत बढ़िया स्कोप है यहाँ पे प्रसंस्करण का। अगर हमारे यूथ्स आगे आएँ
तो बहुत सारे फल पदार्थ बना सकते हैं और मार्केट में भेज सकते हैं। मैं खुद आपको बताऊं कि मुझे तो, मैं इस फील्ड से हूं तो मुझे पता है, तो कई बार जब टमाटर बहुत महंगा हो जाता है तो मैं मार्केट में ढूंढता हूं कि टोमेटो प्यूरी मिलेगी ना, मिलेगी कहीं पे, वो भी एक प्रसंस्कृत पदार्थ है। लेकिन मैं देखता हूं तो कहीं नहीं मिल पाती। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का हिमको जो है, जिस विंग में मैं काम कर रहा हूँ, फ्रूट टेक्नोलॉजी वाला, उनके कुछ काउंटर्स पे मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत बढ़िया स्कोप है यहाँ पे, संभावनाएं अभी है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। जितना बागवानी क्षेत्र में संभावनाएं स्वरोजगार की, उससे ज़्यादा उसके प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन में। जहाँ तक आपने महिलाओं की बात की, तो महिलाओं के लिए तो वो प्रोसेसिंग को छोड़ दें, प्रिजर्वेशन पे ज़्यादा काम करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जैसे, या फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप हैं लेडीज़ के, जो उस पर फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप मीन्स कोई पर्टिकुलर काम करेंगी, जैसे प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं हम, तो घर पे वो ऐसे पदार्थ जहाँ पे बहुत सारी मशीनरी ना यूज़ होती हो, जिनमें वो चीज़ें घर पे बना सकती हैं। आपके स्क्वैशीज़ हैं, जैम है, जेली है, मार्मलेड है, पिकल्स हैं, मुरब्बा हैं, तो इनमें बहुत सारी मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन में बहुत फ़र्क है। प्रोसेसिंग में फिर एडवांस टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी मशीनरी उपयोग में लाई जाती हैं। लेकिन महिलाओं के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है अगर वहाँ पे हो, जैसे मशरूम, सपोज करिए हम मशरूम उगा रहे हैं आजकल, टमाटर उगा रहे हैं, अगर हमें अच्छे दाम नहीं मिलते तो हम मार्केट से, सपोज करो जो कोई मशरूम पैदा कर रहा है या टमाटर पैदा कर रहा है, अच्छे दाम नहीं मिलते तो आप उनसे लें, मशरूम लें, टमाटर लें, और उस टमाटर है तो टमाटर की प्यूरी बनाएं, केचप बनाएं, पेस्ट बनाएं। मशरूम है तो पिकल्स बनाएं। मशरूम का आप मार्केट में देखें तो पिकल्स आप ढूंढेंगे तो उसमें मशरूम ना मात्र के मशरूम होते हैं। तो अगर वो महिलाएं ऐसा अच्छा एक बढ़िया क्वालिटी का पिकल बनाएं या दूसरे प्रोडक्ट्स बनाएं तो स्वरोजगार का बहुत बढ़िया जरिया हो सकता है।